हाय दोस्तों, ये है पीटर थिल और ब्लैक मास्टर की किताब 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप एंड हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर की समरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी है। अगर आपके पास कुछ टाइम है तो ये पूरा वीडियो जरूर देखें। बिजनेस में हर चीज एक ही बार होती है। अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगले लैरी पेज या सर्जी ब्रिन सर्च इंजन नहीं बनाएगा और अगला मार्क जकरबर्ग सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं बनाएगा। अगर आप इन लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे। ये बुक पीटर थिल ने ब्लैक मास्टर के साथ लिखी है। पीटर थिल ने एलोन मस्क के साथ पेपल बनाई थी, जो कि इन्होंने ईबे को 1.5 बिलियन डॉलर यानी 10,000 करोड़ रुपए में बेच दी और पीटर थिल फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर में से एक हैं। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस हैं। द चैलेंज ऑफ फ्यूचर। अगर आप नई चीज बनाते हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पहले से ही बनी हुई चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जिन लोगों ने बैलगाड़ी से कार बनाए या कार से एरोप्लेन बनाए या टेलीफोन से मोबाइल बनाए, ये सब 0 से 1 गए। इसे हम टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और 1000 टाइपराइटर दुनिया में बेच देते हैं तो आप 1 to n जा रहे हैं। यानी आपने टाइपराइटर की ग्लोबलाइजेशन की। चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, जिसका काम है डेवलप्ड वर्ल्ड की हर सक्सेसफुल चीज को कॉपी करना। पीटर थिल कहते हैं कि आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस 0 to 1 जाकर बना सकते हो। यानी एक यूनिक आइडिया को लेकर बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कुछ नया करना उनके लिए रिस्की है। लेकिन अकेला इंसान भी 0 से 1 तक नहीं जा सकता। ये सिर्फ स्टार्टअप्स कर सकते हैं। पीटर कहते हैं स्टार्टअप एक ऐसा लोगों का ग्रुप है जिन्हें आप कन्विंस कर सकते हैं नए फ्यूचर बनाने के लिए। और एक स्टार्टअप की सबसे बड़े स्ट्रेंथ उसकी सबसे अलग सोच होती है। और आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप किस फाउंडेशन के साथ खोला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बड़ी कंपनियां छोटे से शुरुआत करके बिलियन डॉलर कमाती है। अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो आप में कन्वेंशनल थिंकिंग से अपोजिट सोचने की क्षमता होनी चाहिए। एक सवाल जो हमें हमेशा अपने आप से पूछना है वो है, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं खोल रहा। दूसरा क्वेश्चन कि कहीं आप वैल्यू कैप्चर करने में फेल तो नहीं हो रहे, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि एक परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी एक से और की कॉपी करती है, सेम प्रोडक्ट बनाती है और इसलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट उस कीमत पर बेचने पड़ते हैं जो मार्केट में बिकेगा। अगर ऐसी मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो नई फर्म आएगी और प्रोडक्ट के प्राइस को और कम दामों में बेच देगी। और अगर बहुत सारी फर्म आएगी और प्रोडक्ट के प्राइस को और कम दामों में बेच देगी, और अगर बहुत सारी फर्म इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ जाती हैं तो प्राइस और कम हो जाएंगे। एक परफेक्ट कंपटीशन में कोई प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में मोनोपोली मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल रखती है, क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। 2014 में सारी सर्चेस के मुकाबले गूगल में 68% सक्सेस हुई हैं। गूगल के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट के बिंग में सिर्फ 19 और याहू में 10% सक्सेस हुई हैं। इतना ही नहीं, अब गूगल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एंटर किया जा चुका है एज अ वर्ड। अब सवाल ये है कि हमें अपने स्टार्टअप को एक मोनोपोली की तरह खोलना चाहिए या फिर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। अगर एक स्टार्टअप अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर हम गूगल की बात करें तो उससे कंपटीशन की कोई चिंता ही नहीं है। वो अपने वर्कर की चिंता कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है, इनोवेशन ला सकता है और पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ऐसा करना कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम जितना एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे हमें उतना ही नुकसान होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी थ्योरी पर चलते हैं। मार्क्स एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने के लिए मजबूर करते हैं। हम हर स्टूडेंट को सेम चीज पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट इस कन्वेंशनल सिस्टम में आगे बढ़ जाता है हम उसे सोसाइटी में रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यही स्टूडेंट फिर से अपने करियर में एक दूसरे के साथ कम्पीट करने लग जाते हैं और बहुत ही कम लोग अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं। पीटर अपने किसी इंटरव्यू में भी बताते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन वे लोगों के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते थे, बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहते थे। 0 to 1 जाना चाहते थे। पीटर बताते हैं कि जो कंपटीशन से बचते हैं वो ही मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। किसी भी कंपनी की आज की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कल कितने पैसे कमाएगी।
आपने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि फर्स्ट मूवर को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप सबसे पहले बिजनेस खोले तो आप मार्केट का एक बड़ा शेयर ले सकते हो, लेकिन पीटर बोलते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज और भी बड़ा है, क्योंकि आप बाकी सबके प्रोडक्ट को देख के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मोनोपोली क्रिएट कर दे और आपको कॉपी करना मुश्किल हो जाए और आप एक मोनोपोली का मजा उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मोनोपोली बिजनेस के ये 4 चीजें देखी जा सकती हैं। पहली चीज, प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को 10 गुना इम्प्रूव करना होगा। सेकेंड चीज, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बहुत यूजफुल बना देता है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड फेसबुक पर ना हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप भी फेसबुक को यूज करेंगे, और क्योंकि आपका हर फ्रेंड फेसबुक यूज करना है तो आपको भी फेसबुक ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपका कोई और सोशल साइट यूज करते हैं तो आपके दोस्त आपको पागल समझेंगे। थर्ड चीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप योगा क्लासेस देते हैं तो आप लिमिटेड कस्टमर को ही सर्व कर पाएंगे, चाहे आप ज्यादा योगा इंस्ट्रक्टर क्यों ना हायर कर लें और ज्यादा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोल लें। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप को ये एडवांटेज है कि वो अपना बिजनेस बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बनाने और उसे बेचने के लिए ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट लगती है। चौथी चीज है ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग फेमस ब्रांड क्रिएट करना आपको मोनोपोली क्रिएट में मदद मिल सकता है। आप इसे एप्पल के एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्स के तरीके जो 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स सेल्स। अगर आपकी कंपनी ऐसा सर्विस डिलीवर करती है कि उसकी कीमत $10 मिलियन के आसपास है तो आपको अपने कस्टमर को खुद ही डील करना पड़ेगा, महीनों उनके साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। सेकेंड चीज है पर्सनल सेल्स। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस $10,000 से $1 लाख के आसपास है तो आप सेल्स टीम रख सकते हैं। आपको इस प्राइस रेंज में ये चैलेंज रहेगा कि आप अपनी शुरुआती सेल्स कैसे करवाएं। थर्ड चीज है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस $100 के आसपास है तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए टीवी कमर्शियल्स, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और आपके प्रोडक्ट के बॉस की डिजाइनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। चौथी चीज है वायरल मार्केटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट को प्राइस $1 के आसपास है तो आपको वायरल मार्केटिंग की जरूरत है। वायरल मार्केटिंग में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने दोस्तों को भी आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए कन्विंस करता है। फनी यूट्यूब वीडियो जिसे बहुत जल्दी शेयर किया जाता है वायरल मार्केटिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट में पीटर बताते हैं कि आप अपने स्टार्टअप के सक्सेस के चांसेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। बस आपको इन 7 सवालों का जवाब देकर अपना स्टार्टअप खोलना है। पहला क्वेश्चन है द इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन है द टाइमिंग क्वेश्चन। क्या ये सही टाइम है इस तरह का बिजनेस बनाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है द मोनोपोली क्वेश्चन। क्या आप छोटी मार्केट के बड़े शेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। चौथी चीज है द पीपल क्वेश्चन। क्या आपके पास सही टीम है। पांचवी चीज है द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है। छठी चीज है द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। क्या आप अपना बिजनेस 10 से 20 सालों बाद भी कर रहे होंगे। और सातवीं और इम्पोर्टेंट द सीक्रेट क्वेश्चन। क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ चुके हैं जो बाकी मिस कर रहे हैं। सो गाइस, ये थी मेरी बुक 0 to 1 की समरी। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह नॉलेजफुल वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करें। और हाँ, दिल से धन्यवाद।